रहे थे, राइट। बट आफ्टर दैट अब हम लोग एथिक्स और सोशल और पॉलिटिकल इश्यूज जो है ई कॉमर्स में उसकी बात करेंगे, ठीक है। So these are one of the last topics of your syllabus. After we complete these things, and then we will revise, we'll be revising everything properly, because several students from your batch did not uh, attend the initial classes, right? The business plan or SWOT analysis and so on and so forth. Right? So in this lecture, we'll be particularly focusing on ethics, ठीक है, कि ethics क्या होता है और e-commerce में इंटरनेट से रिलेटेड जो businesses हैं उनमें उसका क्या रोल है. So let's wait for some other students to join and then we'll start. All right. So ethics law and e-commerce. So says the internet and its use in e-commerce have raised pervasive ethical, social, and political issues on a scale unprecedented for computer technology. Unprecedented का मतलब होता है जो कि पहले कभी नहीं हुआ हो, है ना. So इंटरनेट के कारण जो है कई सारे पॉलिटिकल और मतलब इंटरनेट का यूज ई कॉमर्स में, ऑब्वियसली ई कॉमर्स कैन नॉट रन विदाउट इंटरनेट. तो कई सारे पॉलिटिकल और इश्यूज, सोशल इशू आ गए हैं. कह रहे हैं कि इंटायर सेक्शन ऑफ न्यूज़पेपर्स एंड वीकली मैगजीन्स आर डिवोटेड टू द सोशल इम्पैक्ट ऑफ इंटरनेट. ठीक है ना, कि हम कई बार देखते हैं कि पेपर में पूरे पूरे पेज में है ना कि इसी बारे में बात हो रही है कि इसका इंटरनेट का क्या इफेक्ट है, ठीक है, सोशल मीडिया क्या इफेक्ट है, क्या लोग इंटरनेट और सोशल मीडिया यूज करके इफेक्टिव हो गए हैं, ज्यादा प्रोडक्टिव हो गए हैं, टाइम को ज्यादा बेहतर तरीके से यूटिलाइज करें, और आर दे वेस्टिंग टाइम ऑन अननेसेसरी थिंग्स दैट आर नॉट मेकिंग देम प्रोडक्टिव, दैट आर नॉट useful, right? So we often read these things in the articles and magazines and so on and so forth. So it says, but why is it so? Why is the internet at root of so many contemporary controversies? Part of the answer lies in the underlying features of internet technology itself and the ways in which it has been exploited by the business firm, है ना. तो ये कह रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है कि इंटरनेट के आने से इतनी ज्यादा कंट्रोवर्सी हो रही है, इतने ज्यादा इश्यूज आ रहे हैं, ठीक है. Internet technology and its use in e-commerce disrupt existing social and business relationship and understanding, है ना. कह रहा है कि जो इंटरनेट का एज है, इंटरनेट के आने की वजह से जो एग्जिस्टिंग बिजनेस मॉडल्स थे या बिजनेस रिलेशनशिप थे लोगों के, वो सारे डिसरप्ट हो गए हैं, है ना. जैसे कि हमने उबर के केस में देखा कि जो उबर जो है अलाउ करना शुरू किया कि आप इंटरनेट के थ्रू ही कैब अपनी बुक कर सकते हो. तो बहुत सारी कंट्रीज में, है ना, उस डॉक्यूमेंट्री में हमने देखा कि बहुत सारी कंट्रीज में प्रोटेस्ट हुए, ब्राजील में हुए, फ्रांस में हुए, लंदन में वो बैन है, सो ऑन एंड सो फोर्थ. तो कई सारे बिजनेस रिलेशंस और कह सकते हैं कि सोशल स्फीयर में कई सारे चेंजेस आ गए बिकॉज ऑफ ई कॉमर्स एंड द बिजनेसेस विच वेर रिलेटेड टू इंटरनेट. ठीक है. वी लिव इन इंफॉर्मेशन सोसाइटी वेयर, highlight this, we live in an information society where power and wealth increasingly depend on information and knowledge. So I'll share this after the lecture. वी लिव इन इंफॉर्मेशन सोसाइटी कह रहा है कि हम लोग इंफॉर्मेशन सोसाइटी में रहते हैं जहाँ की नॉलेज ही पावर है ना. नॉलेज से ही पावर और वेल्थ आता है, ठीक है. डिपेंड अपॉन इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज एज सेंट्रल एसेट, है ना. कैसे आप लोग बोले कैसे
मैं एक एग्जांपल लेता हूँ ना, थोड़ा डिफरेंट टाइप का एग्जांपल लेता हूँ. इफ आई लुक एट, but this will clearly establish what I mean to say. So, for example, if I search for ITC's share price, right? Okay. If you look at the share price of this company, okay, before the pandemic hit, right? जब कोरोना का नया वेव आया, उससे पहले तक जो है उसका शेयर का प्राइस कहाँ तक जा रहा था? 227, 230 के आसपास, है ना? और अभी क्या है, वापस गिर के 200 हो गया. तो कह सकते हैं कि इस तरीके का जो है लोगों में परसेप्शन है कि बिकॉज कोविड में लंग्स का इन्फेक्शन होता है, तो इस वजह से हम सिगरेट वगैरह नहीं कंज्यूम करेंगे, एंड मे बी उसका कंजम्पशन लो चला गया, या फिर जो लोग शेयर खरीदते हैं उनके मन में ऐसा इंप्रेशन आ गया कि अब क्योंकि बहुत ज्यादा लंग्स का इन्फेक्शन हो रहा है इस बीमारी में, तो मे बी पीपल बिकम हेल्थ कॉन्शियस एंड दे स्टॉप. तो आईटीसी, बाय द वे, आईटीसी कंपनी जो है गोल्ड फ्लेक सिगरेट बनाती है, विच इज यू कैन से द मार्केट लीडर इन इंडिया. तो इस वजह से जो है उसका शेयर नीचे जा रहा है, ठीक है. अगर बट मान लो कि कल को है ना, गवर्नमेंट की हेल्थ मिनिस्ट्री है ना, हेल्थ मिनिस्ट्री जो है कल एक रिपोर्ट नहीं निकाल दे कि स्मोकिंग और कोविड से इन्फेक्शन का कोई रिलेशन नहीं है. अगर ऐसा रिपोर्ट निकाल देती है तो आप समझ रहे हो कि ये जो शेयर इसका नीचे जा रहा है वो वापस ऊपर जाने लगेगा, वापस लोग इसके शेयर खरीदने लगेंगे ये सोच के कि अब लोग ज्यादा सिगरेट कंज्यूम करेंगे, तो ऑब्वियसली कंपनी के पास रेवेन्यू बढ़ेगा, उसके पास पैसा बढ़ेगा, ज्यादा सेल्स होंगे, तो शेयर का भाव, ठीक है, ऊपर जाना चाहिए. लेकिन अगर आपको ये इंफॉर्मेशन 2 दिन पहले, अगर आप उस मिनिस्ट्री में, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में, आप मान लो हेल्थ मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी हो, है ना, हेल्थ मिनिस्टर सेक्रेटरी हो, या वहां पे कुछ और ऑफिसर, एज एन ऑफिसर आप काम करो, और आपको पता है कि ये रिपोर्ट रिलीज होने वाली है ना, आपको ये इंफॉर्मेशन पहले से पता है, तो आप क्या कर सकते हो कि आप इस जिस दिन रिपोर्ट होने वाली है उस दिन मॉर्निंग में आपने 9 बजे ये शेयर खरीदा, एंड देन रिपोर्ट रिलीज हुई और ये शेयर 10% ऊपर, 5% ऊपर, काफी ऊपर चला है, तो यू कैन मेक मनी, राइट. सो मैंने काफी एक डिटेल्ड और एक टिपिकल एग्जांपल लिया शेयर मार्केट का, बिकॉज पीपल इन्वेस्ट इन शेयर मार्केट टू मेक मनी. बट माय इंटायर लॉजिक वाज दैट कि अगर आपके पास इंफॉर्मेशन है, किसी चीज के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन है, तो आपके पास पावर और वेल्थ अपने आप आएगा, ठीक है. तो कहने का मतलब ये है कि इन टुडेज डे एंड एज, इंफॉर्मेशन जो है इतना क्रिटिकल है कि आप एक इंसान का कितना पावर है और एक इंसान का कितना कितना उसका, क्या कह सकते हैं कि वेल्थ उसके पास होगा, इंफॉर्मेशन से काफी कुछ इससे उसके पास, उस इंसान के पास कितना इंफॉर्मेशन है, इससे काफी कुछ फर्क पड़ता है ना. देन फर्दर मोर, controversies over information are often disagreement. So someone has messaged that उनको जो है लेक्चर जो अपलोड नहीं हो रहे. लेक्चर जो मैं आपको बोल दूं, जो मंजेश सर अपलोड करते हैं, तो इसकी वजह से डिले हो रहा होगा, बट आई थिंक आज जो है इस वीक के जो लेक्चर्स होंगे वो अपलोड हो जाएंगे, इस वीक के जितने भी लेक्चर्स होंगे, because we have to add thumbnail and all to the video, so that is why such delay is happening. Anyhow, moving on. Controversies over information are often disagreement over power, wealth, influence, and other things thought to be valuable. Like other technologies such as steam, electricity, telephone, television, the internet, and e-commerce can be used to achieve social progress, and for the most part it has occurred. है ना, कह रहा है कि जैसे दुनिया में, जैसे 200-300 साल पहले ये सब टेक्नोलॉजी नहीं थी, है ना, स्टीम इंजन नहीं था, ठीक है, स्टीम इंजन नहीं था, उसके बाद बिजली नहीं थी, है ना, लेकिन ये सारी चीजें जो है इन्वेंशन हुए, इलेक्ट्रिसिटी आया, टेलीविजन आया, टेलीफोन आया, स्टीम इंजन, है ना. तो ये सारी चीजों से सोशल प्रोग्रेस, है ना, समाज में एक क्या कह सकते हैं कि प्रोग्रेस आया, ठीक है. जो चीजों में 10 घंटा लगता था वो चीजें 1-2 घंटे में होने लगी, है ना. तो एक तरीके से एफिशिएंसी बढ़ी, प्रोग्रेस आया. तो कह रहा है कि इंटरनेट और ई कॉमर्स का भी जो गोल था या गोल है वो यही है, और ऐसा हो भी रहा है. कह रहा है कि वी हैव इट हैज अचीव्ड फॉर द मोस्ट पार्ट, है ना. तो ज्यादातर केसेस में ऐसा हुआ है. लेकिन क्या कह रहा है उसके बाद कि हाउ एवर
some technologies can be used to commit कह रहा है कि some technology can be used to commit crime despite the environment and despoil the environment and threaten cherished social value है ना। तो कह रहा है कि सेम इंटरनेट टेक्नोलॉजी जिससे कि इतना प्रोग्रेस आया है समाज में, उसी से जो है समाज को डैमेज भी पहुंचा है, ठीक है, एनवायरमेंट को भी डैमेज पहुंचा है। बिफोर ऑटोमोबाइल्स देयर वर ओनली वेरी लिटिल इंटरस्टेट क्राइम एंड वेरी लिटिल फेडरल जुरिसडिक्शन ओवर क्राइम है ना। क्या है कि जब तक गाड़ियां नहीं थी तो इंटर स्टेट क्राइम है ना, कि कोई लेट से कानपुर का इंसान मुजफ्फरपुर में क्राइम कर दे, इस तरीके की चीजें नहीं पॉसिबल थी बिफोर ऑटोमोबाइल, जब तक गाड़ियां नहीं थी, है ना। बट बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स, बिकॉज ऑफ फास्ट मूविंग व्हीकल्स एंड ऑटोमोबाइल्स एंड पेट्रोल इंजन एंड सो फोर्थ थिंग्स लाइक दैट, इन चीजों के कारण क्या है कि क्राइम्स बढ़ गए, है ना। तो एक तो सहूलियत आपको दे रहा है, लेकिन जो इंटर स्टेट क्राइम्स थे, है ना, वो भी एक तरीके से उसमें भी ग्रोथ आ गया, ठीक है। ये कह रहा है कि हर टेक्नोलॉजी, मतलब कहने का मतलब ये है कि टेक्नोलॉजी के साथ साथ उसकी कुछ कुछ डिमेरिट्स भी साथ में आती हैं, ठीक है। तो so here he took here they took example of automobiles, right? Likewise with the internet, है ना, बिफोर द इंटरनेट देयर वाज वेरी लिटिल साइबर क्राइम, है ना। इंटरनेट से पहले साइबर क्राइम बहुत कम था या न के बराबर था, है ना। बिना इंटरनेट के जो है साइबर क्राइम बहुत बहुत रेयर होगा। Many business firms and individuals are benefiting from commercial development. So it says कि many business firms and individuals are benefiting from commercial development of the internet, but this development also extracts price from individual organization society, है ना। कह रहा है कि लोगों और बिजनेसेस को इंटरनेट से बहुत फायदा हुआ है, लेकिन उनको एक तरीके से इनडायरेक्टली इसका इसकी कीमत भी चुकानी पड़ी है। कीमत चुकानी मतलब इंटरनेट का बिल नहीं, कीमत चुकानी पड़ी है इन द सेंस कि उनको इसका एक लॉस भी इसका झेलना पड़ा है इंटरनेट की वजह से, ठीक है। कह रहा है कि दीज कॉस्ट एंड बेनिफिट मस्ट बी केयरफुली कंसिडर्ड बाय दोज सीकिंग टू मेक एथिकल एंड सोशली रिस्पॉन्सिबल डिसीजंस फॉर द न्यू एनवायरनमेंट, है ना। तो जैसे कोई भी बिजनेस डिसीजन लेता है तो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करता है कि हमने इतना कॉस्ट, है ना, खर्चा किया तो उसका मुझे क्या बेनिफिट मिला। तो उसी तरीके से कह रहा है कि इंटरनेट के भी पर्सपेक्टिव में आपको कॉस्ट बेनिफिट, लोगों को और बिजनेसेस को कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना चाहिए, ताकि जो फायदा हो वो ज्यादा हो और उससे लॉस जो हो, ठीक है ना, कम हो। तो the seeking to make ethical and socially responsible decision in the new environment. The question is, how can you as a manager make reasoned judgment about your firm, what your firm should do in a number of e-commerce areas, from securing the privacy of your customers clickstream to ensuring the integrity of company domain है। तो कह रहा है कि अगर आप ऐसे कंपनी में, ई कॉमर्स कंपनी के मैनेजर हो, ई कॉमर्स कंपनी में काफी सीनियर डिसीजन मेकिंग पोस्ट पे हो, तो आप जो है कैसे डिसीजन लोगे, है ना। आपके आपकी कंपनी में मान लो कि हजारों लोग काम करते हैं, है ना, और करोड़ों कस्टमर हैं। तो आपके पास करोड़ों कस्टमर का घर का एड्रेस, उनका फोन नंबर, उनका बहुत सारा इंफॉर्मेशन आपके पास है ना। हो सकता है कि आपके पास ऑफर आए कि आप वो सारा इंफॉर्मेशन, है ना, एक कोई डेटा कंपनी है, डेटा एनालिटिक्स कंपनी है, बोले कि सारा इंफॉर्मेशन हमको भेज दो, ठीक है ना। तो आप कैसे डिसीजन लोगे। आपको इंफॉर्मेशन सेल करने का, अपने कस्टमर का इंफॉर्मेशन सेल करने का आपको पैसा तो वो देगा, लेकिन क्या ये सही है, क्या क्या किसी का भी इंफॉर्मेशन मिलने से बहुत मतलब लोगों का नाम कॉरेस्पॉन्डिंगली उनका फोन नंबर और एड्रेस मिल जाए, तो कई तरह के क्राइम्स लाइक किडनैपिंग और अदर काइंड ऑफ क्रिमिनल थिंग्स कैन हैपन टू देम। वो वल्नरेबल हो जाएंगे, वो एक्सपोज हो जाएंगे कई तरीके के प्रॉब्लम से आपके कस्टमर। तो आप किस तरीके से अपना डिसीजन लोगे। आपको ये आपके कस्टमर का भी
इंटरेस्ट इंश्योर करना है और आपको आपकी कंपनी का रेवेन्यू भी इंश्योर करना है कि वो जो है एक लॉस ना हो कोई भी आपके डिसीजन लेने से, ठीक है। देन मूविंग ऑन, it says e-commerce and internet have raised so many ethical, social and political issues that it is difficult to classify them all and hence complicated to see their relationship to one another. Clearly ethical, social and political issues are interrelated, है ना। कहता है कि इंटरनेट और ई कॉमर्स के आने से कई सारे सोशल इश्यूज खड़े हो गए हैं और क्लासिफाई भी करना बहुत मुश्किल है हर एक चीज को, ठीक है। लेकिन ऐसा इसलिए भी हो रहा है क्योंकि जो एथिकल, सोशल और पॉलिटिकल इश्यूज हैं वो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं, ठीक है। सम ऑफ द एथिकल, सोशल एंड पॉलिटिकल इश्यूज रेज्ड इन ईच ऑफ द एरिया आर फॉलोइंग, है ना। अब हम कुछ सोशल इश्यूज देखेंगे जो ई कॉमर्स और इंटरनेट से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन या उस इंडस्ट्री में एग्जिस्ट करता है। इंफॉर्मेशन राइट, है ना। इंफॉर्मेशन राइट के बारे में क्या बोल रहा है कि what rights to their own personal information do individuals have in public marketplace, in the private homes, when internet technology make information collection so pervasive and efficient, है ना। कि एक इंडिविजुअल का अपने उसके खुद के इंफॉर्मेशन के बारे में उसका क्या कंट्रोल है ना। आज के डेट में गूगल असिस्टेंट, सीरी और अमेजोन इको अलाउ करता है कि आप अपने वॉइस से कोई भी ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। तो आपने ये ऑर्डर प्लेस किया, ये इंफॉर्मेशन जो है वो आपके वॉइस असिस्टेंट को भी तो इसके बारे में पता चल गया। तो क्या आपके पास इतना राइट होना चाहिए कि वो इंफॉर्मेशन आप उसको अपने पेरेंट कंपनी तक पहुंचाने से रोक सको, है ना। तो इस तरीके का इंफॉर्मेशन राइट को लेके एथिकल इश्यूज है, ठीक है। व्हाट राइट डू इंडिविजुअल्स हैव टू एक्सेस इंफॉर्मेशन अबाउट बिजनेस फंक्शन ऑर्गेनाइजेशन, है ना। और आप जिस बिजनेस आई मीन जिस भी कंपनी के कस्टमर हो, आप उसके बारे में कितना इंफॉर्मेशन ले सकते हो, वो आपसे कितना इंफॉर्मेशन शेयर करता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, प्रॉपर्टी राइट्स। प्रॉपर्टी राइट्स क्या होता है? सो प्रॉपर्टी से कहने का मतलब ये है कि हाउ कैन इट सेज how can traditional intellectual property right be enforced on internet world where perfect copies of protected works can be made easily and distributed worldwide? सेकंड, है ना। तो कह रहा है कि जैसे पुराने जमाने में प्रॉपर्टी का एक नियम था, है ना। जैसे आपको पता होगा कि थॉमस अल्वा एडिसन ने बल्ब बनाया था। आज भी दुनिया में कहीं कोई बल्ब बनता है तो उसका 25% रॉयल्टी एडिशन की कंपनी जो है जनरल इलेक्ट्रिक, उसको एज ए रॉयल्टी जाती है ना। तो ये एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को सेव करने का एक नियम होगा कि रॉयल्टी उनको जाएगी। लेकिन इंटरनेट की एज में कैसे ये चीज होगी, जब थोड़े ही देर में उसका परफेक्ट कॉपी बन जाता है। आप लोग को पता होगा कि जैसे आप व्हाट्सएप पे स्टोरीज देखते हो, फेसबुक में स्टोरीज देखते हो, इंस्टाग्राम में स्टोरीज देखते हो, पहले ये सारी स्टोरीज किस पे आई थी? पहले ये सारी स्टोरीज आई थी स्नैपचैट पे। स्नैपचैट आई थिंक इट वाज लॉन्च इन 2013 और 14। उसमें स्टोरीज का फीचर था। मार्क जकरबर्ग, द फाउंडर ऑफ फेसबुक, लाइक दिस सो मच, दे अप्रोच्ड स्नैपचैट फाउंडर, है ना। उन्होंने बोला कि आप अपनी कंपनी बेच दो, है ना। बहुत जैसे 13 बिलियन में उन्होंने अक्वायर किया था व्हाट्सएप को, स्नैपचैट को बोला कि 20 बिलियन 25, है ना। काफी ज्यादा उन्होंने ऑफर किया, बट स्नैपचैट के फाउंडर ने अपनी कंपनी नहीं बेची। तो जब वो बिल्कुल मना कर गया कि नहीं, मुझे नहीं बेचनी है अपनी कंपनी, उसके बाद मार्क जकरबर्ग ने क्या किया कि जितने भी फीचर थे, स्टोरी जो आप रील देखते हो, स्टोरी, वो सारे पहले उधर आते थे। रील तो आई थिंक खैर टिकटॉक का था, वो उन्होंने वहां से कॉपी किया। बट कहने का मेरा मतलब ये है कि सारी चीजों का परफेक्ट कॉपी तुरंत के तुरंत बन सकता है ना, इफ यू हैव सफिशिएंट रिसोर्सेज। तो जो जो फीचर से स्नैपचैट पॉपुलर हुआ वो अब व्हाट्सएप में भी है, वो अब इंस्टाग्राम में भी है, फेसबुक में भी है, ठीक है। सो कहने का मतलब ये है कि ऐसे इन्वायरमेंट में आप कैसे वो नियम, जैसे बल्ब का है कि बल्ब एक फिजिकल प्रोडक्ट है, तो कोई और बल्ब बना रहा है तो भाई उसको 25% रॉयल्टी देनी पड़ेगी क्योंकि एडिशन ने इसका इनोवेशन किया है, तो भाई अपने रेवेन्यू में से आपको देना पड़ेगा पैसा, ठीक है। लेकिन
यहाँ पे आप कैसे बोल सकते हो, वो एक स्टोरी तो क्या है, बेसिकली कंप्यूटर प्रोग्राम है जो उसके ऐप में एग्जिस्ट करता है, वैसा ही प्रोग्राम है ना, कुछ ट्वीक्स के साथ मैंने अपने इंस्टाग्राम ऐप में, व्हाट्सएप में या फेसबुक में डाल दिया। तो फिर आप मुझे कैसे बोलोगे कि तुमने इसका चोरी किया या तुम इसको रॉयल्टी दो? मैं इसको रॉयल्टी क्यों दूं जब मैंने कोड खुद से लिखा है? ठीक है, तो इस तरीके के इश्यूज जो है आते हैं। ठीक है, ये प्रॉपर्टी राइट हुआ। उसके बाद क्या हुआ? गवर्नेंस। गवर्नेंस में क्या बोला है कि शुड द इंटरनेट एंड ई कॉमर्स बी सब्जेक्ट टू पब्लिक लॉज, एंड इफ सो व्हाट लॉ मेकिंग बॉडीज हैव जुरिडिक्शन, फेडरल, स्टेट और इंटरनेशनल। है ना, कह रहा है कि ई कॉमर्स में जो है वो पब्लिक लॉज या अप्लाई हो सकते हैं। कि अगर आप इंटरनेट कंपनी की बात करो तो कभी आप सोचने बैठोगी इंटरनेट कंपनीज कितना कम इन्फ्लुएंस होती है गवर्नमेंट से। आपको पता है कि यस्टरडे famous Bollywood actress got her ट्विटर हैंडल डिलीटेड। है ना, ट्विटर ने उसका अकाउंट बंद कर दिया। है ना, कुछ महीने पहले ट्विटर ने अमेरिका के द देन प्रेसिडेंट, है ना, उस समय जो प्रेसिडेंट थे डोनाल्ड ट्रंप, उनका अकाउंट जो है वो डिलीट कर दिया था ट्विटर से। तो आप सोच लो कि जो गवर्नमेंट का हेड है, एक इंटरनेट कंपनी अपने ही गवर्नमेंट, अपने ही होम कंट्री के गवर्नमेंट के हेड का अकाउंट डिलीट कर सकती है। तो आप सोचो कि अगर वो गवर्नमेंट के पॉलिसी और लॉ के हिसाब से चल रही होती तो वो ऐसा कभी भी नहीं कर पाती। तो यहाँ पे भी एक और इशू है ना, गवर्नेंस का इशू है कि इंटरनेट से रिलेटेड कंपनीज पे किस तरीके का अथॉरिटी लगाया सकता है ना। फॉर एग्जांपल, there was a rape case in Delhi, right? It was also there in the Uber documentary. So Uber driver committed that crime, and जब लोगों ने, है ना, अरविंद केजरीवाल से पूछा कि आप इसको बैन क्यों नहीं कर सकते हो, तो उन्होंने क्या बोला कि ये इंटरनेट बेस्ड सर्विस है, तो इंटरनेट ऐप से चलता है, तो इसको हम कैसे बैन कर सकते हैं। ना, कोई कैब जो है गुड़गांव से जा रही है गाजियाबाद, तो दिल्ली होके जा रही है, तो फिर हम बैन कैसे कर सकते हैं? तो कहने का मतलब ये है कि देर इज अ इशू इन गवर्नेंस व्हेन इट कम्स टू ई कॉमर्स कंपनी एंड इंटरनेट कंपनी। है ना, तो बहुत सारे सवाल इसने लिखे हैं। शुड गवर्नमेंट्स बी रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग दैट स्कूल एंड कॉलेज हैव इंटरनेट, आर सर्टेन ऑनलाइन कंटेंट एंड एक्टिविटीज सच एज pornography and gambling a threat to public safety and welfare, should mobile commerce be allowed in moving vehicle? है ना, तो कई सारे गवर्नेंस से रिलेटेड इश्यूज जो है आ जाते हैं व्हेन इट comes to internet based companies and e-commerce companies, right? So right, says before examining the four moral dimension, है ना, चार moral dimension हमने देखा, प्रॉपर्टी, गवर्नेंस, इंफॉर्मेशन और हाँ, और ये सोशल। सो ये सारे जो एस्पेक्ट्स हैं उसको हम कैसे ग्रेटर डेप्थ में समझ सकते हैं ना। सो बिफोर एग्जामिनिंग फोर मोरल डायमेंशन ऑफ ई कॉमर्स इन ग्रेटर डेप्थ, we will briefly review some basic concepts of ethical reasoning that you can use as a guide to ethical decision making and provide general reasoning principle about social and political issues of internet that you will face in the future। है ना, तो कह रहा है कि हमें जब भी ई कॉमर्स से रिलेटेड एथिकल डिलेमा में फंस जाते हैं तो हमें किस तरीके से डिसीजन लेना चाहिए, उसके बारे में अभी बात कर रहा है। ठीक है, सो नाउ द टाइटल इज बेसिक एथिकल कॉन्सेप्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी एंड लायबिलिटी। ठीक है ना, अब एथिक्स की बात कर रहा है, तो एथिक्स क्या होता है? एथिक्स इज at the heart of social and political debates about the internet. Ethics is the study of principle that individuals and organizations can use to determine right and wrong course of action। है ना, एथिक्स जो है, एथिक्स और लीगल में अंतर होता है। लीगल, अगर आप लीगल चीज नहीं करते हो, इलीगल काम करते हो, तो आपको जो है लॉ ऑफ द लैंड, जो भी जिस भी कंट्री में आपको, उसके हिसाब से आपको पनिशमेंट मिलता है। लेकिन एथिकल और अनएथिकल, लॉ ऑफ द लैंड से मतलब या लीगलिटी से उसका लेना देना नहीं है, उसका मतलब है सही और गलत। है ना, मोरालिटी, जो आपका पब्लिक साइंस, पब्लिक जो आपका मोरल कंसाइंस जो आपको बोलता है, जो आपकी अंतरात्मा आपको बोलती है कि ये सही है या गलत है। ठीक है ना, जरूरी नहीं कि हर एथिकल काम के लिए आपको जो है पनिश
प्ले, ठीक है, लेकिन अनएथिकल अनएथिकल होता है, ठीक है। अब फॉर टेक फॉर एग्जांपल, if I talk about any unethical thing, right? So जैसे हमने एग्जांपल लिया है ना कि ई कॉमर्स कंपनी जो है वो कस्टमर का डेटा सेल कर सकती है, तो हो सकता है किसी कंट्री में इससे रिलेटेड जो है कोई भी वो नहीं हो, मतलब डेटा सेल करने से रिलेटेड कोई भी लॉ नहीं हो जो प्रोहिबिट करता हो ये कंपनी को, ठीक है। लेकिन क्या ऐसा करना सही है? एक ई कॉमर्स कंपनी का अपने कस्टमर का डेटा सेल करना सही है? ठीक है, ये चीज मोरालिटी की बात है, ये चीज लीगैलिटी से ज्यादा मोरालिटी की बात है कि अगर मैंने सेल किया तो मेरा कस्टमर हो सकता है उसको प्रॉब्लम हो सकती है, उसको थ्रेट्स मिल सकते हैं, उसके अगेंस्ट कोई क्राइम कमिट किया जा सकता है ना। तो कहने का मतलब ये है कि मोरालिटी और लीगैलिटी में, सॉरी, एथिकल चीजों में और लीगैलिटी में ये अंतर है कि एथिकल चीजें जो है इंसान की मोरालिटी के हिसाब से डिटरमाइन होती है ना। तो वही बोला कि एथिक्स इज द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल दैट इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन कैन यूज टू डिटरमाइन राइट एंड रॉन्ग कोर्स ऑफ एक्शन, है ना। सही और गलत का फर्क जो होता है वो एथिक्स से डिटरमाइन होता है। It is assumed in ethics that individuals are free moral agents who are in position to make choices when faced with alternate course of action. What is the correct choice? Extending ethics from individuals to business firms and even entire societies can be difficult, but it is नॉट रिस्पॉन्सिबल, है ना। तो कह रहा है कि एथिक्स में हम ये समझते हैं कि लोग जो होते हैं ना, इंडिविजुअल्स, वो फ्री मॉरल एजेंट है ना। वो इंसान एक एक इंडिविजुअल जो है वो फ्री है अपना मॉरल जजमेंट लेने के लिए। कहने का मतलब है कि हर इंसान की मोरालिटी जो है अलग हो सकती है और उसके एथिकल वैल्यूज जो है अलग हो सकते हैं, है ना। सो it says as long as there is decision making body or individual such as board of directors or CEO in business firm or a government body in society, their decision can be judged as variety ऑफ एथिकल प्रिंसिपल, है ना। तो कह रहा है कि अगर कंपनी का जो डिसीजन मेकिंग बॉडी है, जो सीईओ है, उनके डिसीजन, जो भी वो डिसीजन लेंगे, उनका एक वो डिसीजन क्या जज किया जा सकता है एज एथिकल प्रिंसिपल, है ना। जैसे अभी मैं कल ही लिंक्डइन में पढ़ा था कि किसी कंपनी के जो है स्टाफ कोई एक्सपायर कर गए कोविड से, तो उस कंपनी ने बोला कि हम इनके फैमिली को जो है 25,000 रुपए पर मंथ, है ना, जो एम्प्लॉय की सैलरी होगी वो अगले 2 साल तक देंगे, और जो उनका बच्चा है उसकी फीस जो है वो अगले हम 3-4 साल तक देंगे, है ना। 5,000 रुपए पर मंथ, 6,000 जो भी होगा वो हम देंगे। तो ये क्या है? ये एक एथिकल डिसीजन है। अगर वो नहीं भी देता तो भी कोई उसको कंपेल नहीं कर सकता है, ठीक है, कि कोई भी सरकार नहीं बोल सकती उसको कि तुम उसको दो, बट ये एथिक्स की बात है ना। उन्होंने सोचा कि अब ये फैमिली जो है, जो जिनके की मेंबर जो है, जो फैमिली का लाइवलीहुड मेरे ऑर्गेनाइजेशन से चल रहा था, अगर उसका मेंबर अगर अब नहीं रहा है तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं उनका ख्याल रखूं कुछ टाइम के लिए, जब तक जो है मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, है ना। So we are this paragraph. If you understand some basic ethical principles, your ability to reason about larger social and political debates will improve. In Western culture, there are 4 basic principles that all ethical schools of thought share: रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, लाइबिलिटी एंड ड्यू प्रोसेस, है ना। तो कह रहा है कि एथिक्स के 4 एस्पेक्ट हैं: रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, लाइबिलिटी और ड्यू प्रोसेस। रिस्पॉन्सिबिलिटी का क्या मतलब हुआ? रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन दैट एज फ्री मॉरल एजेंट इंडिविजुअल, ऑर्गेनाइजेशन, सोसाइटी रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्शन टेक, है ना। कि कोई ऑर्गेनाइजेशन या इंडिविजुअल जो है कोई एक्शन लेने के बाद ये नहीं बोल सकता कि यार मेरे को क्या पता मैंने क्यों किया, या मुझे नहीं ध्यान है मैंने कब ऐसा किया, है ना। अगर आपने कोई एक्शन लिया तो आपको उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ता है। अकाउंटेबिलिटी मीन्स दैट इंडिविजुअल, ऑर्गेनाइजेशंस एंड सोसाइटी शुड बी हेल्ड अकाउंटेबल टू अदर्स फॉर कॉन्सिक्वेंस फॉर देयर एक्शन, है ना। आपने जो
स्टेप्स लिए, उसके वजह से बाकी लोगों पे क्या फर्क पड़ा, ठीक है ना, उसका जो है अकाउंटेबिलिटी उसकी। Yeah, so I was saying there is some slow internet issue, please bear with it. तो ये कह रहा है दूसरा कि हाँ कि आपके जो एक्शंस है उन एक्शंस का क्या इफेक्ट पड़ता है, वो जो है आपको उसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, है ना। जैसे आपको पहले पता होगा कि हमें जो रशिया था उसके वो बहुत बड़ा हुआ करता था, है ना, यूक्रेन और छोटी मोटी कंट्री किर्गिस्तान वगैरह सब उसी के अंदर में आता था, है ना। लेकिन इन चेर्नोबिल इन 1990s एक न्यूक्लियर प्लांट में एक डिजास्टर हुआ जिसकी वजह से वो फट गया। एंड बहुत सारे लोग आज भी यूक्रेन का काफी 2500 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया है वो रेडियो एक्टिव है ना, वहाँ पे कोई भी जाएगा तो कुछ टाइम पे दे विल स्टार्ट हैविंग प्रॉब्लम्स लाइक कैंसर एंड ऑल। तो वहां पे इतना बड़ा न्यूक्लियर डिजास्टर हुआ, इसके वजह से उन्होंने क्या किया, सारी कंट्रीज जो बहुत सारी मतलब कई सारी कंट्रीज का यूनियन हुआ करता था, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ सोवियत रशिया, उन्होंने उन सारी कंट्रीज को इंडिपेंडेंट कर दिया और रशिया जो है अलग हो गया। तो आप अगर कोई एक्शन लेते हो, अगर आपने सोचा कि मैं न्यूक्लियर प्लांट चलाऊंगा और आपकी गलती की वजह से कोई एक्सीडेंट होता है, तो आपको फिर क्या है, एक मोरल उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है ना। आपको आप ये नहीं बोल सकते कि मेरे को क्या मालूम कैसे एक्सीडेंट हो गया, है ना, आपकी गलती है। सो कहने का मतलब ये है कि आप कोई भी एक्शन लेते हो और उसका किसी और दूसरे पे क्या इफेक्ट पड़ता है उसकी जिम्मेदारी आपको लेनी पड़ती है, एथिकली एथिकली कोई कंपेल नहीं कर सकता, है ना। इफ रशिया वुड नॉट हैव लेट दोस कंट्री गेट फ्री, तो उनपे कोई, है ना, अटैक नहीं करता है, बट ये एथिक्स की बात है। द थर्ड प्रिंसिपल इज लाइबिलिटी, एक्सटेंड्स द कॉन्सेप्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी टू द एरिया ऑफ लॉ, है ना। लाइबिलिटी भी एक होती है, एक लॉ है जिसको कि आपको फॉलो करना ही पड़ता है जिस भी आप। लाइबिलिटी is a feature of political systems in a world, a political system in which a body of law is in place that permits individual to recover the damage done by them by the other actors, systems and organization. Due process is feature of law governed society and refers to a process in which laws are known and understood and there is an ability to appeal टू हायर अथॉरिटी टू इंश्योर दैट लॉज हैव बीन करेक्टली अप्लाइड, है ना। तो हमने क्या बोला कि अगर जो है आप लॉ से बाहर जाते हो तो एक ड्यू प्रोसेस होना चाहिए कि जो आपकी और आपके राइट्स का प्रोटेक्शन कर सके, है ना, कि आपके साथ कुछ गलत हुआ है तो एक ड्यू प्रोसेस होना चाहिए जिसको फॉलो करके आपके साथ जस्टिस हो सके, आपके साथ इंसाफ हो सके, है ना। सो चार एस्पेक्ट है ना। अब एथिकल डिलेमा को हम एनालाइज करेंगे, ठीक है। तो ठीक है। डिलेमा कहता है कि एथिकल सोशल एंड पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी यूजुअली प्रेजेंट देमसेल्फ विद डिलेमा, है ना। तो डिलेमा क्या होता है कि तो लेट मी टेक एन एग्जांपल, लेट से आप है ना क्रिकेट टीम के कैप्टन हो, है ना। आप गए, आपको कुछ पता नहीं है वेदर कैसा है, पिच कैसा है, कोई रिपोर्ट आपके पास, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, आप गए, आप टॉस जीत गए और अब आपसे पूछा जा रहा है कि आपको बैटिंग लेनी है बॉलिंग। अब आपके पास ना पिच का इंफॉर्मेशन है, ना आपको आपका ये पता है कि वेदर कैसा है, ठीक है ना, आपको जो है ड्यू है क्या है, सोन जो वेरियस फैक्टर्स आपको कुछ नहीं पता है। तो आपके पास दो ऑप्शन है, बैटिंग या बॉलिंग। तो आपको क्योंकि कोई आइडिया नहीं है कि मैं बैटिंग लेके फायदे में रहूंगा या बॉलिंग लेके फायदे में रहूंगा, तो इस सिचुएशन जिस सिचुएशन में आपको उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे डिलेमा, है ना। उसको हम बोलेंगे डिलेमा यानी कि कंफ्यूजन। आपको नहीं पता है कि आप दोनों में से कौन सा ऑप्शन लोगे तो आपको फायदा होगा। तो कह रहा है कि डिलेमा इज अ सिचुएशन इन विच देयर आर एटलीस्ट टू डायमेट्रिकली अपोजिट एक्शन ईच ऑफ विच सपोर्ट्स ए डिजायरेबल आउटकम, है ना। तो जैसे आप बैटिंग लोगे तो बॉलिंग नहीं कर पाओगे शुरू में, और अगर आपने बॉलिंग ले ली तो आप बैटिंग नहीं शुरू कर पाओगे। तो बिल्कुल सिचुएशन, तो इसको बोलते हैं क्या कि इसको बोलते हैं डिलेमा, है ना। सो इट सेज द फॉलोइंग आर 5 स्टेप्स, है ना। तो अगर आप इस तरीके के डिलेमा में एथिक्स को लेके अगर आप, है ना, ऐसे डिलेमा में फंसते हो, तो यहाँ पे 5 स्टेप प्रोसेस है जो आपकी हेल्प करेगा, है ना, डिसीजन लेने में।
ठीक है, तो 5 स्टेप क्या है? पहला 5 स्टेप में से पहला स्टेप क्या है? आइडेंटिफाई एंड क्लियरली एस्टैब्लिश द फैक्ट, है ना? आपको जब भी कोई एथिकल डिलेमा हो तो पहले तो आप फैक्ट्स पे जाइए है ना, कि व्हाट आर दी, इसलिए मैंने आपको बोला कि मुझे अभी कोई इंफॉर्मेशन पिच के बारे में नहीं है, मुझे अभी कोई इंफॉर्मेशन जो है वेदर के बारे में नहीं है। अगर आपको फैक्ट पता हो, है ना, कि विंटर है, देयर विल बी ड्यू इन द पिच एंड द बॉलर्स विल गेट एडवांटेज, तो मैं क्या लूंगा? पहले बॉलिंग लूंगा, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि अलग अलग फैक्ट के वजह से भी जो है आपका एथिकल डिलेमा जो है वो दूर हो सकता है, अगर आप सिर्फ फैक्ट को एस्टैब्लिश कर दो। तो कह रहा है कि आइडेंटिफाई एंड क्लियरली डिस्क्राइब द फैक्ट, फाइंड आउट हु डिड व्हाट टू whom एंड वेयर व्हेन एंड हाउ. In many instances you will be able to surprise at the errors in the initially reported fact, and often you will find that सिंपली गेटिंग द फैक्ट करेक्ट हेल्प्स डिफाइन द सॉल्यूशन, है ना। तो आपको कोई भी एथिकल डिलेमा हो तो आपको ये देखना चाहिए कि कब हुआ, कहाँ हुआ, किसने किसके साथ क्या किया। अगर आप इसके डिटेल में जाओगे तो आपको अपने आप एक बेटर सॉल्यूशन का आइडिया लगेगा, है ना। दूसरा चीज क्या कह रहा है कि डिफाइन द कॉन्फ्लिक्ट और डिलेमा एंड आइडेंटिफाई द हायर ऑर्डर, identify the higher order values involved. Ethical social issues always reference higher values. हायर वैल्यूज और एथिकल इश्यूज से मेरा मतलब क्या है? मान लो कि जैसे कई सारी रिपोर्ट्स आ रही है ना कि जैसे कोविड जैसे फैल रहा था 1 महीने पहले, एंड मेनी पॉलिटिकल पार्टीज वेयर डूइंग रैली इन बंगाल, आई मीन ऑल ऑफ देम, राइट। सो अगर आप उनसे पूछो तो क्या बोले कि क्योंकि हम एक पॉलिटिकल पार्टी है, वी आर ए पॉलिटिकल फोर्स, और क्योंकि हमारे जीतने से है ना पब्लिक के लाइफ में चेंजेस आ सकता है, बिकॉज जो डिसीजन हम उनके वेलफेयर के लिए लेंगे तो हमें पूरा हक है कि हम अपनी बात को रखें, है ना। उसके लिए रैली हो रही है, जो भी है, सो ऑन सो फोर्थ, ठीक है। लेकिन हायर वैल्यू क्या है? हायर वैल्यू, सबसे हाई वैल्यू क्या है? सबसे हाई वैल्यू ह्यूमन के लाइफ का। तो अगर ह्यूमन के लाइफ का वैल्यू सबसे ज्यादा है तो आपको जो है, जो आप चेंजेस, छोटे मोटे चेंज जो आप लाने की कोशिश करो अपने पॉलिटिकल पावर से, वो चीजों को आपको लोअर प्रायोरिटी में रखना चाहिए, और जो हायर वैल्यू यानी ह्यूमन की लाइफ का, उसको आपको ज्यादा रखना चाहिए। तो कोई भी कॉन्फ्लिक्ट या डिलेमा है ना, कंफ्यूजन आपको हो रहा है कि मुझे रैली करनी चाहिए, मुझे नहीं करनी चाहिए, या मुझे इस तरीके का चीज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो आपको जो हायर वैल्यू है, हायर वैल्यू आपका आपका इलेक्शन जितना इंपॉर्टेंट है या लोगों की जान, वो आपको समझना पड़ेगा और उसके हिसाब से आपको डिसीजन लेना पड़ेगा ठीक है। ई कॉमर्स के पर्सपेक्टिव में क्या बोल रहा है कि फॉर एग्जांपल सपोर्टर्स ऑफ द यूज supporters of the use of advertising networks such as DoubleClick argue that the tracking of consumer movement on a web increases market efficiency and wealth of entire society. Opponent argue that this claimed efficiency come at the expense of privacy, and advertising networks should cease their activities or offer web users the option of not participating and tracking. So कह रहा है कि जैसे आपके मैंने